हम लोग ब्लड में WBC के बारे में कल जान चुके थे कि WBC को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा ग्रैन्युलोसाइट को तीन भागों में बांटा गया था, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया था और ये दो भागों में बंटता है जिसे हम कहेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट जो होता है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो रोगाणुओं से लड़ने की हमारी जो क्षमता होती है उसको ये बढ़ाता है। तो एक तरीके से अगर हम कहें WBC का कार्य क्या होता है तो ये हमारे रोगों से सुरक्षा या रोगाणुओं का भक्षण करने का काम होता है। इसका क्या काम होगा, या तो ये रोगों का भक्षण करेगा या फिर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये रोगाणुओं को मार करके हमारी इम्यून पावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इम्यून पावर को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। इम्यून पावर को ये बढ़ाता है। तो देखिए ये जो लिम्फोसाइट होता है ये जैसे जो वेल केयर टेकिंग चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा बचाव किया जाता है, ऐसे बच्चों में ये एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता। इसको हमने शायद क्लास 10 के लेक्चर में बताई भी थी कि भाई देखिए जैसे अगर बहुत वेल केयर टेकर कोई है, अपने बच्चों को बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं खेलने दे रहा या फिर कहीं बाहर नहीं जाने दे रहा, तो ऐसी कंडीशन में वो उस समय तो ठीक है उस समय, और उसको फिल्टर का वाटर दिया जा रहा है, एकदम शुद्ध खाना दिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो तब तो ठीक है। लेकिन आगे चल कर के हो सकता है उसके साथ बहुत बड़ी समस्या आ जाए, या वो थोड़ा सा भी अगर बाहर निकलेगा, थोड़ी सी भी प्रदूषित एरियाज़ में जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन होगा या फिर वो प्रभावित होगा। लेकिन आम आदमी का जो बच्चा होता है, जो वेल केयर टेकर नहीं होते, उनके बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, कहाँ खेल रहे हैं कहाँ घूम रहे हैं, इससे उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको होती है, थोड़ा सा वो बीमार पड़ते हैं, लेकिन बाद में चल करके वो बीमार ही नहीं होते या फिर बहुत कम। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो वेल केयर टेकर जो है, जिसका बच्चा है जो वेल केयर टेकर है, बहुत ज़्यादा अपने बच्चे का ख्याल रख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो कहीं बाहर नहीं निकलने दे रहा, प्यूरिफाइड वाटर दे रहा है ना, बिल्कुल भी बाहरी वातावरण से उसको अलग रख रहा है। तो जब अलग रख रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसका किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया से सामना नहीं होगा, या उसके शरीर में कोई वायरस और कोई बैक्टीरिया एंटर नहीं करेगा। जब उसके बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी इंक्रीज नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगी नहीं। अब जो बच्चा खेलने कूदने वाला, बाहरी वातावरण में घूमने वाला है, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे बैक्टीरिया और वायरस उसके शरीर में एंटर करते हैं, वैसे वैसे लिम्फोसाइट के माध्यम से उसमें क्या होती है, एंटीबॉडी बनती रहती है। एंटीबॉडी का मतलब है जो रोगों से हमारी रक्षा करती है, वो बनती रहती है, अपने आप बनती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में सारी की सारी एंटीबॉडी तो उसके शरीर में क्या हो गई, बचपन में ही बन गई। बचपन में ही जब बन गई एंटीबॉडी, तो अब आगे चल करके कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया उसका कुछ कर नहीं पाएगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जो एकदम से वेल पैक्ड बच्चा है, वेल पैक्ड का मतलब है वो बाहर से उससे कोई मतलब नहीं, बाहरी वातावरण से मतलब नहीं है, ना ही उसको किसी घूमने टहलने से मतलब बिल्कुल बाहरी दुनिया से उसको अलग रखा गया। तो उसमें क्या होगा, जब भी कभी, अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वो बाहरी दुनिया में इससे बाहर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, बाहर निकलेगा ही नहीं, तो कभी ना कभी तो निकलेगा। जब कभी निकलेगा तो वातावरण के जो बैक्टीरियल्स एंड वायरस हैं उसके शरीर में जब एंटर करेंगे तो वो प्रभावित होगा। क्यों प्रभावित होगा, क्योंकि उसके बॉडी में एंटीबॉडी बना ही नहीं, उसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बना। और एंटीबॉडी करता क्या है, उन रोगाणुओं से रक्षा करता है, तो रक्षा करने वाला उसके शरीर में है ही नहीं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो हथियार नहीं है जिसके माध्यम से हम अपने दुश्मनों को मार सकें। एक जो केयर टेकर बच्चा नहीं था, या फिर जो हमेशा खेलने कूदने वाला, बाहर घूमने वाला बच्चा था,
उसके शरीर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड बन गया। सिक्योरिटी गार्ड बन गया का मतलब एंटीबॉडी बन गई, या उसको बचाने वाला बन गया कि अब कोई भी आए हम उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक तरीके से उसने अपने शरीर में क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो उनको ड्यूटी पर लगा दिया कि भैया आप लोग यहाँ पे रहो, कोई भी आता है आप समझो, ठीक है, कोई अंदर आने ना पाए, अगर आ भी गया है किसी कारणवश तो हमको प्रभावित ना करने पाए। लेकिन जो बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा वेल पैक्ड है, तो उसके अंदर तो वो सिक्योरिटी गार्ड आया ही नहीं। जब सिक्योरिटी गार्ड आएगा नहीं तो वो अंदर, अगर पहला नंबर तो अंदर गया नहीं, अगर अंदर गया भी तो मनमानी करेगा फिर, तो वो क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा, वो आदमी बीमार होगा, ठीक है। तो इसलिए जो पहले ऐसा नॉर्मल कंडीशन में देखा गया है गाँव में कि जो बच्चे पहले शुरू में बिल्कुल बीमार नहीं होते थे, लास्ट में चल करके उनके तमाम बीमारियां होती हैं। जब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं एंटीबॉडीज़ की उनको ज़रूरत होती है, और वो एंटीबॉडीज़ बचपन में ही बन गए और एंटीबॉडी उनमें बन नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो भी उनके शरीर को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। लेकिन एक जो बच्चा होता है हमेशा घूमने वाला, टहलने वाला, हर वातावरण में रहने वाला, तो वो उसके शरीर में बचपन में ही क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। अब चाहे जहाँ पर वो जाए, चाहे जो खाए, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पर पड़ने वाला नहीं है। अभी बड़े अमीर घर के लोग जो होते हैं उनके बच्चे देखो थोड़ा सा अगर ज़्यादा खा लिए तो वो परेशान हो जाते हैं। कोई अगर उसमें चाहे फूड में, चाहे पानी में, या फिर बाहरी वातावरण में जैसे ही आते हैं, तमाम इन्फेक्शन उनमें हो जाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी उसमें बनी नहीं है। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमको अपने आप को थोड़ा सा बाहरी दुनिया में भी रखना होगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को केयर नहीं करना है, केयर करना है, लेकिन इतना नहीं करना कि आगे चल करके वही जो केयर टेकिंग है हमारे लिए मुसीबत बन जाए, हमारे लिए समस्या बन जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग नहीं करनी। और देखा होगा खासकर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया होती है, वैक्सीनेशन मतलब तमाम इंजेक्शन देखो बच्चों में लगते हैं, देखा होगा ऐसा, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, तमाम इंजेक्शन लगते हैं बच्चों में 5 साल के अंदर। जैसे ही उसका बर्थ होता है, जन्म होता है, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के अंदर तमाम ऐसे वैक्सीनेशन होते रहते हैं, तमाम उसको ऐसे इंजेक्शन लगते हैं। वो इंजेक्शन क्यों लगते हैं, जिससे कि उस इंजेक्शन के माध्यम से उसके शरीर में हर तरीके की एंटीबॉडी का निर्माण हो जाए। हर तरीके की जब उसके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा तो वो किसी भी रोगों से लड़ने में सक्षम होगा। किसी भी रोगों को वो क्या करता है, हरा करके ही छोड़ेगा, अगर उसमें वैक्सीनेशन सही ढंग से हुआ है तो, ठीक है। अगर किसी में वैक्सीनेशन नहीं हुआ, वेल केयर टेकिंग है, बिल्कुल बाहर नहीं जाने दे रहा, तो उसके लिए तो आगे चल करके बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो वैक्सीनेशन 5 साल तक के बच्चों के लिए की जाती है, उसका सबसे बड़ा फैक्ट रीजन जो होता है वो क्या होता है, लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो एंटीबॉडी जब हमारे शरीर में बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वायरस, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया या फिर कुछ भी हो, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते या फिर हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जो WBC होता है वो उसका काम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी को बढ़ाना या रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करना होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 5000 से लेकर 9500 प्रति क्यूबिक mm, प्रति क्यूबिक mm होती है। अब अगर यहाँ पे RBC से तुलना करें तो बहुत कम, RBC की जो संख्या होती है मेल में वो कितनी होती है, 50 से 55 लाख होती है, और फीमेल में 40 से 45 लाख की होती है। और इसकी संख्या ये लाख में है इतना, और ये सिर्फ 9500 तक ही सीमित है। तो इतना ही हमारे शरीर में रह करके सोचिए पहले हमारी पूरी बॉडी की सुरक्षा करती है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर WBC का, सॉरी प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग करता है। वो क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है, ब्लड प्लेटलेट्स। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख, 1.5 से 4.5 लाख प्रति क्यूबिक mm होती है। इनकी संख्या लगभग इतनी होती है। ये करते क्या हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। भाई एक बीमारी अगर देखा जाए जिसे हम डेंगू नाम से जानते हैं, मच्छरों के काटने से ये फैलता है। तो इस डेंगू नामक बीमारी में क्या होता है, सीधा सीधा इफेक्ट डालता है किस पे, हमारे इम्यूनिटी पर, और सीधा इफेक्ट डालता है किस पे, प्लेटलेट्स पर।
तो ये प्लेटलेट्स पर इफ़ेक्ट डालता है। इसकी वजह से, इस वायरस की वजह से या जो जीवाणु है इसका, उसकी वजह से इसकी जो काउंट है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज होता है। जब बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ब्लड वेसल्स में ही ब्लड का जो ये फ्लो होगा इतना तेज़ी से होने लगेगा कि ब्लड वेसल्स में ही क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब ब्लड वेसल फट जाएंगे। ऐसी कंडीशन में किसी भी पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। और जब इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में क्या करता है, क्लॉट करता है, थक्का जमाता है। जब थक्का जमेगा नहीं, ब्लड वेसल्स में ज़्यादा दाब लगेगा तो वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी और हमारे पूरे शरीर में वो ब्लड फैल जाएगा, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। और जब इनकी संख्या इंक्रीज होती है तो बहुत तेज़ इंक्रीज भी होती है। तो सीधा से जानते रहना, ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में क्लॉटिंग का काम करता है। कभी ध्यान दिया होगा, जब कभी चोट लग जाती है किसी शरीर में, शरीर के किसी पार्ट में चोट लगती है, ब्लड फ्लो होने लगता है, तो देखा होगा थोड़ी देर बाद वो ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। जबकि अगर नली है, नलिका है, तो अगर कट फट गई तो पूरा ब्लड निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो ब्लड की जो फ्लोविंग है, ब्लड बाहर जो निकल रहा है, वो रुक जाता है। जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, फाइब्रिनोजन नामक एक निष्क्रिय प्रोटीन होता है जो किसमें चेंज हो जाएगा, फाइब्रिन में। और वो फाइब्रिन क्या करेगा, जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे आ करके एक जाली जैसी संरचना, रेशेदार होता है, जाली जैसी संरचना बना लेगा। धीरे धीरे वो उसी में फंसता जाएगा, फंस करके वो क्या करेगा, जहाँ पे चोट लगी होती है उसको वो ब्लॉक कर देता है, उसको बंद कर देता है और हमारा ब्लड का फ्लो होना, ब्लड का बहना बाहर बंद हो जाता है। तो ये क्या करता है, ब्लड प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में क्लॉटिंग करने का काम करता है। तो ये कनेक्टिंग टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए अगला हमारा टिश्यू होगा जो, वो किसका होगा, पेशी का। ये पेशी ऊतक जो होते हैं भाई, पेशी ऊतक जो होगा हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। ये हमारे शरीर की हड्डियों से जुड़ करके हमारे शरीर में क्या करता है, मूवमेंट प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। और हमने बताया है तो BLBMTB, ठीक है। तो बोन और बोन जिससे जुड़े होते हैं उसे हम लिगामेंट कहते हैं। मसल्स और बोन जिससे जुड़े होते हैं वो टेंडम होता है, कंडराएं जिसे कहते हैं। तो BLB का मतलब बोन, लिगामेंट, बोन। MTB का मतलब है मसल्स, टेंडम, बोन। तो हड्डी हड्डी से जो जुड़ी होती है लिगामेंट के माध्यम से, मसल्स और हड्डियां जो जुड़ी होती हैं आपस में वो टेंडम के माध्यम से। और ये मसल्स जो हड्डियों से जुड़ती हैं यही क्या करती हैं, उन हड्डियों में गति प्रदान करती हैं, उन हड्डियों में क्या करती हैं, गति प्रदान करती हैं। तो ये जो पेशीय ऊतक होता है, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो होता है, ये स्पेशली ये हमारे शरीर में करता क्या है, गति प्रदान करता है। और ये जो पेशी ऊतक होती हैं ये कितने टाइप्स की होंगी, 3 टाइप्स की। एक हम कहेंगे ऐच्छिक, जिसे हम कहते हैं, इससे सब लोग परिचित हैं, ऐच्छिक पेशी। दूसरा अनैच्छिक पेशी। तीसरा हृदय की पेशी। देखिए इसे रेखित भी बोलते हैं, ये रेखित पेशी भी होता है, ये अरेखित पेशी इसे कहते हैं। और ये तो हृदय की पेशी है ही। तो देखिए ऐच्छिक पेशी ऐसी पेशियां होती हैं, या ये पेशियां हमारे शरीर के ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जहां पर, या जो शरीर का अंग हमारी इच्छानुसार गति करता है। तो ये पेशियां कहाँ पाई जाएंगी, ऐसे शरीर के अंगों में पाई जाएंगी जो शरीर का अंग हमारी इच्छानुसार फंक्शन करता है, हमारी इच्छानुसार कार्य करता है। तो वो पेशियां कहाँ होंगी, मतलब ऐसी जगह पर कौन सी पेशी होगी, ऐच्छिक, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम करने वाली पेशियों को हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक पेशी। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी इच्छानुसार कार्य करने वाली पेशियों को हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक पेशी। और जो हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करती
वो क्या होती है, अनैच्छिक पेशी। तो ऐच्छिक पेशी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हैंड में, हाथ में, जब मन कर रहा है तब हिला रहे हैं, गर्दन में जब मन कर रहा है तब मूव कर रहे हैं। तो अपने शरीर में खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि हमारे शरीर का कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमारी इच्छानुसार कार्य कर रहा है और कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहा है। तो जो पार्ट हमारी इच्छानुसार कार्य करे वहाँ पे कौन सी पेशी होगी, ऐच्छिक पेशी होगी, और जो पार्ट हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती है वो कौन सी पेशी होगी, अनैच्छिक या अरेखित पेशी होगी। ठीक है, तो ये अब जैसे यहाँ पे तो हमने एग्जाम्पल बता दिया पैर में, हाथ में, ठीक है, ये निचले जबड़े में और उसके साथ में ये गर्दन में, तो ये ऐच्छिक पेशी है। लेकिन अनैच्छिक पेशी कहाँ होगी, अनैच्छिक पेशी जैसे हमारी ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली जो है अगर एक बार भोजन निगल लिए यहाँ तक पहुँचाया, अब चाहें कि वो वापस आ जाए तो नहीं आ सकता, वो अनैच्छिक पेशी। कान में अनैच्छिक पेशी पाई जाएगी। इतना ध्यान रखना है कि ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स जहाँ पे हमारी इच्छा अनुसार वो फंक्शन नहीं करते, ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते, वो अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी होती हैं। इसकी पहचान क्या होगी, इन पेशियों की जो कोशिकाएं होंगी वो धारा रेखित होंगी, मतलब उसमें लाइनिंग बनी होगी और इसमें लाइनिंग नहीं होगी। और ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कार्डियक मैस्कुलर होते हैं, कार्डियक का मतलब हृदय की पेशी, ये देखने में तो ऐच्छिक की तरह होती हैं लेकिन कार्य करने में अनैच्छिक की, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, हृदय की पेशी। तो जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, क्या वो हमारी इच्छा अनुसार रुक सकते हैं? जो हृदय की धड़कन है अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, या हृदय की धड़कन जो है जब चाहे रोक ले जब चाहे स्टार्ट कर ले? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हृदय की पेशी पाई जाएगी जो संरचना में ऐच्छिक पेशी की तरह है लेकिन कार्य में अनैच्छिक पेशी की तरह। उसकी बनावट जो है वो इस तरीके से, मतलब देखने में उसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, रेखित, मतलब उस पर धाराएं बनी होंगी, लेकिन कार्य वो कर रही हैं अपनी इच्छा अनुसार, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कार्डियक मसल्स कहेंगे। तो देखिए अब उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में जो अगर पेशियां होती हैं तो वो कौन सी होगी, रेखित पेशी की, जो हमारे शरीर का लगभग 40% भाग बनाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगला नंबर आता है तंत्रिकी ऊतक का, तो जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।